Hello students, today we are going to discuss the exercise problem. Okay, now in yesterday's video we have covered the eddy current topic. Actually this is cut from your syllabus, but we have to get the knowledge regarding eddy current because it is really a very interesting topic. Okay, so let me start the exercise problem. Okay, so first question is that predict the direction of induced current in situation described by the following figures. Okay, and for that you have to use the Lenz law. Okay, यानी कि यहाँ पे हमको डिफरेंट फिगर में डिफरेंट कंडीशन इन टर्म्स ऑफ कॉइल और मैग्नेट दी गई है बराबर मोशन के हिसाब से अंदर, और हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस तो होगा पर वो कौन सी डायरेक्शन में होगा अंदर बराबर, वो हमको यहाँ पे क्या करना है पे बोलना है अंदर। तो अगर आपको लेंथ का लो अभी खुद से पूछो याद आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको क्या करना है पहले वो लेंथ का वीडियो जो था वो आपको क्लियर करना है, फिर ही ये एग्जाम्पल आपको क्या पड़ेगा भाई पढ़ने पड़ेगा अंदर, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है एग्जाम्पल देखने का अंदर बराबर है। अभी हमने ये चीज देखी थी कि लेंथ के लो में लेंथ का एक्चुअली में डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है, पर डायरेक्शन से वो हमको सजेस्ट क्या करता था कि जब भी मैग्नेट का या किसी का भी मोशन होगा तो कॉइल एक्चुअली में मैग्नेट नहीं है पर वो मैग्नेट की तौर पे बिहेव करेगी अंदर, समझ में आ रहा है, वो मैग्नेट की तौर बिहेव करेगी। तो मैग्नेट अगर वो कॉइल बन जाती है बराबर ड्यू टू जी ये एप्लीकेशन, तो उसकी वजह से उसका कोई ना कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल होगा कि नहीं होगा बराबर। तो अगर जो पोल साउथ पोल बन रहा है तो साउथ के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भाई डायरेक्शन का एरो कुछ ऐसा होगा तो ये क्लॉकवाइज बताएगा अंदर, समझ में। पर किसके अंदर कॉइल के अंदर बोलना है अंदर, हमको सर्किट के अंदर की बात नहीं है अंदर बराबर। और अगर वो नॉर्थ होगा तो नॉर्थ का एरो कुछ ऐसे होगा, तो अगर उसको हम कंटिन्यू करें तो हमको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा अंदर, किसके अंदर कॉइल के अंदर, समझ में आ रहा है। तो हम एक दो फिगर खाली समझेंगे, बाकी की फिगर को आपको खुद से क्या करना है भाई ट्राई करना है अंदर बराबर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है भाई एक मैग्नेट दे दिया गया है जिसका साउथ पोल टूवर्ड्स द कॉइल है अंदर, और यहाँ पे मैग्नेट को उसके नजदीक लिया जा रहा है। तो लेंथ के लॉ में हमने समझा था कि जब भी आप मैग्नेट को उसके नजदीक ले जा रहे हो तो उसके मोशन का अपोजिशन होता है। तो सीधी सी बात है कि अपोजिशन क्यों आता है, क्योंकि ये भी खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ और साउथ के बीच में कभी अपोजिशन पॉसिबल है नहीं है ना अंदर बराबर। तो सीधी सी बात है ये साउथ है तो ये कंपलसरी ये भी साउथ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अंदर बराबर। अगर इसको साउथ के टर्म्स में देख रहे हो तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे कुछ ऐसी होगी और ये वाले में यहाँ पे होगी बराबर। अब आप कॉइल के डायरेक्शन को फॉलो करो तो ये यहाँ से लेके वो यहाँ से क्यू से बाहर निकल रहा है। अब क्यू से कहाँ जाएगा आर पे जाएगा, आर से पी बराबर। तो आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या मिली भाई क्यू से आर, आर से पी और पी से फिर से कॉइल, समझ में आ रहा है। और कॉइल से फिर से क्या आएगा क्यू में आएगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो बराबर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर वो नजदीक जाएगा तो ये जो पोल होगा वही पोल प्रोड्यूस होगा, अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो ये नॉर्थ बन जाएगा बराबर। तभी ये अट्रैक्शन के अगेंस्ट में आपको जाना पड़ेगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट बराबर। तो इस तरह से आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो अंदर बराबर। चलो अब दूसरी वाली फिगर को ध्यान से देखें तो दूसरी वाली में दो कॉइल दी गई है और वही कंडीशन है अंदर बराबर। पर ऐसा मत सोचना कि सर पहली बार दूसरी में डिफरेंस नहीं है, पर यहाँ पे कॉइल का ओरिएंटेशन थोड़ा बदल दिया गया अंदर, जो आपका पाथ है ना वो नीचे की पाथ पॉइंट में दे दिया गया। तो सीधी सी बात है अगर यहाँ पे साउथ है और डायरेक्शन ऑफ गोइंग हियर है बराबर तो ये भी साउथ बिहेव करेगा, जबकि यहाँ पे क्या है नॉर्थ पोल है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी साउथ पोल एग्जिस्ट होना चाहिए अंदर। दूर जा रहे हैं तो अपोजिट क्रिएट होंगे और नजदीक जा रहे हैं नजदीक आ रहे हैं तो सेम टाइप के चार्ज इंड्यूस हो गए अंदर, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे एस होगा तो करंट की डायरेक्शन उसके हिसाब से एक यहाँ पे एरो आएगा और एक यहाँ पे एरो आएगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। अब ये कॉइल जो है कुछ यहाँ से लेके यहाँ पे इस तरह से जा रही है अंदर, समझ में आया। अगर आप अपनी टेक्स्ट में देखो तो आपको लगेगा देखो यहाँ से यहाँ जा रही है बराबर। तो हमारा करंट तो क्या था भाई कुछ ऐसे इस तरह से था अंदर बराबर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ पे अंदर बराबर वो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एक मिनट हम सॉल्यूशन में भी चेक कर लेते थे, वही बताई गई ना अंदर पी से आर, आर से क्यू और क्यू से पी बराबर। देखा वही हुआ अंदर जो हमने बोला था अंदर कि पी से क्या होगा भाई आर होगा, आर से क्यू होगा और क्यू से क्या होगा पी होगा अंदर। क्यों?
क्योंकि आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे ऐसा एरो किया ऐसा किया। तो सीधी सी बात, अगर हम यहाँ से क्यू पे जाएगा, क्यू से यहाँ जाएगा, तभी ये डायरेक्शन हमको मिलेगी ना अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? बराबर। तो इस वजह से यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या मिलेगी भाई, ये वाली मिलेगी आपको अंदर। बराबर। जबकि यहाँ पे बात करें अंदर, तो ये वाला साउथ होगा तो ये वाला नॉर्थ होगा। मैं यहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है पता नहीं चलेगा, जबकि यहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पे इस साइड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और ये की डाउनवर्ड होगी। अब आप देख सकते हो कि ये एंड यहाँ से बाहर आ रहा है, बराबर। तो करंट भी वही डायरेक्शन में बाहर आ रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या होगी भाई, वाई से जेड, जेड से एक्स और एक्स से क्या होगी, कॉइल होगी कि नहीं होगी अंदर, बराबर। तो वही डायरेक्शन आपको देनी होनी चाहिए अंदर यहाँ पे, यस और नो, बराबर। क्योंकि हम समझ रहे हैं तो वो गलत थोड़ी होना चाहिए। वाई से जेड, जेड से एक्स और एक्स से फिर से वाई हो गया कि ना हो गया अंदर। बस आपको कुछ इस तरह से देखने का एंगल आपका अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप आराम से लेंस का लो यूज करके ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं अंदर। समझ में आ रहा है? तो बाकी की जो 4 फिगर है उसका आपको खुद से ट्राई करना है। आप ट्राई करोगे तो लगभग आपको आइडिया आ जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है? अब दूसरा चीज है, उसमें भी लेंस का लो ही अप्लाइड करना है, पर हम लेंस के लो के स्टेटमेंट को यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं अंदर, ताकि जब भी हम करें तो हमको भूल ना हो अंदर। एक चीज याद रखो कि जब भी यहाँ पे EMF या करंट इंड्यूस होता है वो ऑलवेज वही डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, बराबर, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस है उसको अपोज कर अंदर। फ्रिक्शन का भाई है ये अंदर, बराबर। तो याद रखो, अगर आप फ्लक्स चेंज के लिए जो भी चीज प्लस कर रहे हो, यानी कि आपका फ्लक्स उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इंड्यूस EMF क्या करेगा, उसका अपोजिट करके उसकी वैल्यू को कम करने का ट्राई करेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और अगर ये चीज कर रहा है तो उसके हिसाब से कौन सी डायरेक्शन लेनी है भाई, एंटी क्लॉकवाइज ले लेने के अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। और अगर ना हो तो क्लॉकवाइज ले लेंगे अंदर। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, वरना ज्यादा डिटेल के कंसेप्ट में जाओगे तो आप उसको कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अंदर, बराबर। क्योंकि लेंस की लो की एप्लीकेशन हमको जो फुल्ली डिटेल में चाहिए यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं समझा है, डिफरेंट एंगल से अंदर, बराबर। जैसे ऐसी कोई थियरी हमको नहीं समझाई तो एरिया से हम कैसे डिटेक्ट कर पाए, हम साउथ और नॉर्थ से कर पाए, वो बात सही है अंदर, बराबर। तो चलो समझने का ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यूज द लेंस लो टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू द सर्कुलर शेप। यानी कि आपके पास एक ऐसा शेप है जो इरेगुलर है और उसको सर्कल में कन्वर्ट किया जा रहा है अंदर। समझ में आ रहा है? यानी कि उसका जो राइट नाउ एरिया दिख रहा है उसके बाद अगर वो सर्कल बन जाता है तो सीधी सी बात है उसका एरिया थोड़ा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा अंदर, यस और नो। यानी कि यहाँ पे एरिया बढ़ाया जा रहा है और हमको पता है कि फ्लक्स खाली बी पे और एंगल पे नहीं डिपेंड करता, एरिया पे भी डिपेंड करता है अंदर। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे एरिया बढ़ा के फ्लक्स को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है अंदर। यानी कि यहाँ पे फ्लक्स का चेंज तो हो रहा है और कैसा चेंज मिल रहा है हमको, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग वाला मिल रहा है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ कि ना, बराबर, इंक्रीजिंग वाला मिल रहा है। अब यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि उसकी वजह से इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF दोनों प्रोड्यूस होंगे, तो वो कौन सी डायरेक्शन में करेंगे, यानी कि उनकी वजह से अगर कोई फ्लक्स प्रोड्यूस होता होगा तो वो क्या करने का काम ट्राई करेगा भाई, घटने का ट्राई करेगा अंदर, कम होने का ट्राई करेगा कि नहीं करेगा। अगर कम हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लो, बस यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है कि as per the statement, when the given loop changes its shape from irregular to circular inward, magnetic flux link with the it will be increases because it increase in the area, and hence according to the Lenz's law, induced current should be flow in such direction which can decrease the inward magnetic flux, बराबर। तो वो क्या होता है, डिक्रीज हो, ऐसा कुछ करने का ट्राई करे। सो फॉर दिस इंड्यूस्ड करंट शुड बी फ्लो इनटू द एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज लिख दो ADCBD हो गया अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर? यानी कि हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है तो इंड्यूस वाला घट रहा है, अगर वो घट रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा अंदर। समझ में आ रहा है? जबकि दूसरे केस में क्या है, सर्कल को चिपटा करके एक रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है अंदर, बराबर। यानी कि यहाँ पे जो इनिशियल एरिया था उसको कम करके रोड बनाया जाए, यानी कि यहाँ पे एरिया में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यानी कि फ्लक्स तो बदल रहा है पर फ्लक्स कैसे बदल रहा है, डिक्रीमेंट के हिसाब से बदल रहा है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि वो फ्लक्स बढ़ाए, यानी कि फ्लक्स को अपोजिट करे अंदर, बराबर। तो वो
इंक्रीजिंग वाले की फॉर्मेट में काम करेगा अंदर। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग का है तो क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो देखो एज द लूप कॉन्ट्रैक्ट आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल बी डिक्रीज एंड हेंस according to the Lenz law induced current should to flow in a such direction which can increase outward magnetic flux and for this induced current should be flow clockwise। बराबर, तो आउटवर्ड होना चाहिए तो उसके लिए वो क्लॉकवाइज होना चाहिए अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बस ये चीज आपको यहाँ पे खाली लिखनी है अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। हमको पता है टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया और 15 टर्न डिवाइड बाय सेंटीमीटर लिखते हैं, पर सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एमकेएस में। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हमको हर बार ऐसा यूनिट में ही काम करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर डिवाइड बाय 1/100 होगा, ऊपर जाएगा तो आपको आंसर एन का क्या मिलेगा भाई 1500 टन पर मीटर मिलेगा यहाँ पे अंदर। फिर एरिया आपको उसका दिया गया है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो उसको कन्वर्ट करो 10⁻⁻⁴ करके मीटर में अंदर। प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू द एक्सिस। बराबर, तो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि सोलेनॉइड तो ये है बराबर, और उसमें एक चीज रखी गई है अंदर बराबर। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंज स्टेडीली फ्रॉम, यानी कि करंट को I1 = 2 एम्पियर से 4 एम्पियर पे I2 = ले जा रहा है, और उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, डेल्टा टी = 0.1 सेकंड लग रहा है अंदर बराबर। तो व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। तो हमारी इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला क्या थी भाई, -dφ/dt। पर यहाँ पे है क्या भाई, दो कंडीशन हमको दे दी गई, यानी कि हम डिफरेंशियल ना यूज करके क्या करेंगे, डेल्टा वाला इक्वेशन यूज करेंगे भाई अंदर, हाँ के ना बराबर। अब डेल्टा फाई की जगह क्या लिखेंगे, BA cos थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी लिखेंगे। अब यहाँ पे है क्या, फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे अंदर, हाँ के ना, क्योंकि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके एक्सिस के डायरेक्शन में होती है, और उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर भी वो डायरेक्शन में होगा बराबर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया तो एंगल 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है अंदर, यस और नो। तो आपको एप्सिलॉन का इक्वेशन क्या मिला भाई, डेल्टा BA डिवाइड बाय क्या मिला भाई, डेल्टा टी मिला कि नहीं मिला अंदर। अब आपको बी यहाँ पे दिया गया, नहीं सर नहीं दिया गया, तो यहाँ पे है कौन भाई, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए बी का इक्वेशन क्या लिखते थे, μ0 n I लिखते थे कि नहीं लिखते थे अंदर, तो लिख दो यहाँ पे। तो क्या होगा, डेल्टा μ0 n I a डिवाइड बाय डेल्टा टी आएगा। अब सीधी सी बात है, μ0 तो भाई कांस्टेंट है, स्मॉल n भी क्या है, कांस्टेंट है, एरिया भी बदल तो नहीं रहा है अंदर, तो सब लोग बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, खाली I बचेगा अंदर। तो एप्सिलॉन का इक्वेशन क्या आएगा, μ0 n a और क्या होगा, डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा आप इजीली फाइंड कर सकते हो अंदर, 4 - 2 डेल्टा टी 0.1 है, एरिया पता है, n पता है, μ0 पता है, आगे मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं अंदर, हाँ के ना बराबर। तो सब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या दिया गया अंदर, क्या रेक्टेंगुलर वायर लूप, यानी कि आपको एक लूप दी गई पर जिसका एंगल शेप क्या है उसका, रेक्टेंगल अंदर। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, एक साइड स्मॉलर होती है और दूसरी साइड क्या होती है, बिगर होती है अंदर बराबर। तो जो बिगर साइड है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, स्मॉलर की 2 सेंटीमीटर है बराबर। विथ अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पे V और B की बात करें तो वो एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे अंदर। सो व्हाट इज द EMF डेवलप अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि V आपको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द लार्जर साइड ऑफ द लूप, एंड फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन द ईच केस। यानी कि आपको यहाँ पे एक्चुअल में चेक क्या करना है कि भाई ये लूप है ना बाहर जा रही है अंदर, तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि वो जा रही है तो उसका स्मॉल कट वाला जो पोर्शन है बराबर, तो एक केस में आपको इस तरह से बाहर उसको ले जाना है और दूसरे वाले केस में इस तरह से उसको बाहर ले जाना अंदर। समझ में आ रहा है अंदर। तो यहाँ पे EMF इंड्यूस कब होगा, जब तक ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड में, तब तक EMF तो इंड्यूस होगा ही नहीं अंदर। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी घूमेगा तो उसका फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फ्लक्स का चेंज ही नहीं होगा। फ्लक्स का चेंज कब होगा, जब वो बाहर जाने का ट्राई कर रहा है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, बड़ी लेंथ को पकड़ते हैं और इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि पूरी लूप ये डायरेक्शन में जा रही है अंदर,
बराबर। तो होगा क्या कि जब ये बॉर्डर पे पहुंच जाएगी, बराबर, उसके बाद फ्लक्स चेंज होने का टाइम आएगा अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर जाएगी तो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट, हमने याद करो वो स्लॉट वाला सीखा था अंदर, तो एक स्लॉट बाहर आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से कवर जो एरिया है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है अंदर, बराबर। तो सीधी सी बात है कि एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, बराबर, यानी फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो हमको क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। पर यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, मोशन की वजह से ईएमएफ आ रहा है, तो एप्सिलॉन का इक्वेशन हम क्या यूज करेंगे भाई, बीवीएल, लाला भाई की बीवी, यस और नो, बराबर। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है अंदर, यस और नो, 0.3 सब दी गई है। वी भी आपको पता है, पर याद रखना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है अंदर, बराबर। और लेंथ आपको यहाँ पे दी गई है अंदर, कितनी लेंथ लेनी है भाई आपको अंदर, 8 सेंटीमीटर लेनी है, तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर, हाँ के ना, बराबर। अब आपको पूछा है कि भाई यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज कब तक मुझे मिलेगा, तो कब तक मिलेगा, जब तक ये लूप का हर स्लॉट स्टेप बाय स्टेप बाहर निकले तब तक होगा। पर एक बार पूरी लूप बाहर निकल गई तो अब उसके साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड ही लिंक नहीं होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं होगी तो फिर उसके बाद कोई आंसर आने का चांसेस है नहीं है ना अंदर, बराबर। पर हमको पता है कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम लेते हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब आप ही मुझे बोलो अंदर कि यहाँ पे मैं डिस्टेंस कौन सा लूंगा, ये लूंगा कि ये बाहर भाई, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है अंदर, यानी कि इतनी लेंथ अगर बाहर निकल गई तो उसके बाद फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो डी लेना है वो क्या लेना है, स्मॉल कट वाला, यानी कि 2 सेंटीमीटर वाला है। और टाइम तो आपको पता ही अंदर, हाँ के ना, आपने सॉरी टाइम तो आपको फाइंड करना है, वेलोसिटी आपको पता ही अंदर, तो दोनों का डिवीजन करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका दूसरा वाला आंसर है वो भी मिल जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, इन लोगों ने तो सॉल्व ही नहीं किया है, पर आप इस तरह से कर सकते हो। मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, टी इक्वल टू क्या होगा भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 2 इंटू 10⁻² आएगा, क्यों, क्योंकि 2 सेंटीमीटर दिया गया, देखो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, और डिवाइड बाय जो v है उसकी वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, बराबर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² मुझे लेना पड़ेगा अंदर, हाँ के ना। तो दोनों कट हो गए तो आपको आंसर क्या मिला भाई, 2 सेकंड आंसर मिला, यानी कि 2 सेकंड के लिए यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा भाई, ईएमएफ मिलेगा अंदर। वही क्वेश्चन का दूसरा भाई है। अब आपको क्या करना है कि भाई ये जो स्मॉलर पोर्शन है उसके डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी लेनी है अंदर, समझ में आ रहा है यहाँ पे इतना पार्ट, बराबर। तो अब क्या होगा, इस तरह से स्लॉट बाहर निकलेंगे यहाँ पे अंदर, बराबर। तो अगेन आपका इक्वेशन क्या होगा, बी एल वी ही होगा अंदर, समझ में। पर यहाँ पे जो आप एल ले रहे हो तो वो कौन सी एल होगी, अब ये वाली होगी, यानी कि 2 इंटू 10⁻² आपको रखनी होगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। और दूसरा आपको अगेन टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला जिसमें भाई डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना आएगा भाई, इतना आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे 8 इंटू 10⁻² लेना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। तो इस तरह से आप ये एग्जांपल को सॉल्व करना है तो कर सकते हैं अंदर, बराबर। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो भाई वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्या बोल रहे हैं कि अ 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रोड इज रोटेटेड विथ अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखो आपको एल दे दी गई है एंड ओमेगा दे दिया गया अंदर, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रोड पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ द एंड, द अदर एंड ऑफ द रोड इज ऑन द कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग, और कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बी भी आपको दे दी गई है अंदर, बराबर। सो कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द सेंटर ऑफ द रिंग। जब भी रोटेशन मोशन की बात आए और मोशन की वजह से ईएमएफ फाइंड करना है तो हमने इलस्ट्रेशन में इक्वेशन डिराइव किया था, याद करो, बराबर, डी ओमेगा आर स्क्वायर, याद आ रहा है। तो आपको रेडियस दी गई है, यस सर 1 मीटर दी गई है, ओमेगा आपको पता है, बी भी आपको पता है, सबकी वैल्यू रखो, डिवाइड बाय 2 करो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, रेडी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर, बराबर। और यहाँ पे इक्वेशन के बाद में रीजन लिख देने का, इलस्ट्रेशन पर से हमने कॉपी किया है अंदर। समझ में आ रहा है सबको। तो आज हमने क्या किया भाई, एक्सरसाइज के 1 to 5 एग्जाम्पल किए, बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।